नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न पर बात करेंगे और ये कहीं न कहीं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी उतना ही एनर्जी और उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं और उतना ही एनर्जी के साथ इस चीज़ को भी क्या करेंगे, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का पहला पॉइंट क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना। हालांकि आज जो इस सेक्शन में लाए हैं वह 25 संविधान का क्वेश्चन होगा, 25 भूगोल का होगा, 25 इतिहास का होगा। लेकिन 25-25 कर करके बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। तो अगर शांति से अगर इतना प्रश्न भी कर लिया जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और ज़्यादा संभावना बनता है प्रश्न को आ जाने का। तो कैबिनेट मिशन योजना कभी कभी पूछता है कि कब लाया गया, तो 1946 में लाया गया। इसके तहत गठित संविधान सभा की पहली बैठक, ये भी पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किस राज्य क्षेत्र से थे, तो ये बिहार से थे। और यह फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे बुजुर्ग सदस्य के कारण चुने चुने चुनने का कारण था। ये बहुत बुजुर्ग सदस्य थे और ये आधार जो है ना, ये फ्रांस का आधार माना जाता है ना, फ्रांस का आधार माना जाता है। तो ये एक प्रश्न में कई प्रश्न रहेगा। कोशिश करेंगे कि 25 प्रश्न इस वीडियो में, इस प्रश्न 25 प्रश्न पर ही केवल बात करें, क्योंकि एक प्रश्न में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर हम 100 पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि इस 25 क्वेश्चन को ही इस वीडियो में कवरेज करें। यहाँ पर है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देखना है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है कि पहली बैठक हुआ था संविधान सभा का। क्या हुआ? उसके बाद है 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया, जो आगे चलकर प्रस्तावना बन गया। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि आगे चल कर के यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि संविधान सभा में स्वीकार कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था बाबू। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से, यानी सब कोई के सम्मति से, जो जो सदस्य थे संविधान सभा के सभी के सहमति से ये स्वीकार किया गया। यही आगे चल कर के 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 को, है ना। अब यहाँ देखना है तो ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है ना। थोड़ा सा हम फिर से हम बताते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये डेटा इम्पोर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये इम्पोर्टेंट है ना। फिर सर्वसम्मति से आगे चल कर के क्या बना, तो प्रस्तावना बना, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये प्रस्तावना कब बन गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछने के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है ना। आगे चलेंगे तो भारतीय संविधान के मूल, इधर दो ध्यान दो, भारतीय संविधान के मूल प्रति को हिंदी और अंग्रेजी में अपने हाथों से सुंदर सुलेखन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कैलीग्राफी, जो अगर हाथ से लिखेंगे ना सुंदर साफ सुथरा से, तो उसको इंग्लिश में एक वर्ड से बताया जाता है। इस चीज़ को कैलीग्राफी क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी। तो ये कैलीग्राफी के माध्यम से किसने लिखा था, तो ये बात है संविधान, भारतीय संविधान के मूल प्रति को, है ना, हिंदी और अंग्रेजी में अपने हाथों से सुंदर सुलेखन के माध्यम से किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से सुंदर सुलेखन से लिखा था। तो यहाँ पर है कैलीग्राफी किसने किया था, तो प्रेम बिहारी रायजादा। तो ये चीज़ यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद है संविधान का वह कौन सा
संविधान का वह कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद है, एक ऐसा विशिष्ट अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो है 11 और भाग क्या है 2, है ना। भाग 2 में यदि हम बात करें तो भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल आते हैं, जिसमें 11वां अनुच्छेद ये बताता है, ये विशिष्ट अनुच्छेद होता है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को, है ना, कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति देता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है में कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन से अधिकार जो है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ना। ये भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार की बात। और ये आर्टिकल जब हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? 12 से लेकर के, है ना, बारह से 35 तक आते हैं, है ना, 35 तक आते हैं। ये मौलिक अधिकार है। और ये डीपीएसपी जब पढ़ेंगे ना, डीपीएसपी भाग 4 पढ़ेंगे, यहाँ से भाग 4 पढ़ेंगे डीपीएसपी। तो इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 36 से लेकर के 36 से 51 तक आते हैं, ये ध्यान देना है ना। 36 से 51 तक आते हैं। भाग 3 जो है वो 12 से 35 तक आते हैं। भाग 4 है 36 से 51 तक। तो ये भाग 3। अब ये जो 12 से 35 तक आया तो कुछ ऐसा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो हम यहाँ से देखेंगे 15, 16, है ना, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। तो हम लिख लेंगे ऐसे, 15 है, 16 है, फिर 16 के बाद 19 है, फिर 29 है, फिर 30 है। तो ऐसे करके याद करें, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 29, 30, बीच में 19 है। 19 के जैसी बात आएगा इकाई के स्थान से मैच करेंगे तो 19 के बाद 29 और फिर 30। ये जो चीज़ें हैं वह संविधान के भारतीय, यहाँ पर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये ध्यान देना है। केवल भारतीय नागरिकों के ही प्राप्त है ये मौलिक अधिकार। 15, 16, 19, 29, 30। हाँ, विदेशियों को नहीं प्राप्त। क्या हो रहा है? हैं? ऐसे देखो ना, ठीक ना है। चलो आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य के तहत 11वें शिक्षा के अधिकारों को, है ना, शिक्षा के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, है ना। मूल कर्तव्य के तहत इसका शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य बनाया गया और 11वें शिक्षा के अधिकार को, है ना, मूल कर्तव्य बनाया गया और 11वें शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 51A के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया, है ना, जोड़ा गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या हो रहा है रे? करेला है, पर ध्यान दो इधर है। तो यहाँ पर है, अभी हम यहाँ से देख रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत
कितने आते हैं आर्टिकल, तो कहेंगे कि 36 से 51 आते हैं। भाग 4 में बात है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन, राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 जो है ये गांधीवादी विचारधारा से ये जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 40 ये क्या करता है, ग्राम पंचायतों के गठन करता है, और डीपीएसपी में इसका वर्णन है आर्टिकल 40 में, है ना। ये गांधीवादी विचारधारा से बिलोंग करता है, ये इतना बात याद रखना है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम इस वीडियो में केवल 25 प्रश्न पर मतलब ये इतिहास के प्रश्न पर ही बात करेंगे शांति से, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ये 61 में है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत, लेकिन ये प्रोसेस जो ये लगाने की जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो किस देश से लाया गया, इस व्यवस्था किस देश से लाया गया है। तो व्यवस्था को व्यवस्था जो लाया गया है वो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। किसके संविधान से लाया गया है, अमेरिका के संविधान से लाया गया है ना। जब राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो फिर उन पर महाभियोग लगाने के लिए एक मतलब उनको हटाने के लिए एक प्रोसेस जारी होता है जिसका नाम है महाभियोग। इंग्लिश में कहेंगे इम्पीचमेंट, कहेंगे क्या कहेंगे, इम्पीचमेंट। तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट जो होता है वो आर्टिकल 61 के तहत होता है। आई प्रोसेस जो लाया गया अमेरिका के संविधान से लाया गया। आगे हम देखेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। रूप का मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई काम कर रहा है तो वो राष्ट्रपति हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यभार मतलब उस समय कौन चला रहा होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश चला रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि एक बार ऐसा हुआ था 1969 में, एक बार ऐसा हुआ था, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने ऐसा किया था, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही हैंडल करते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों यदि ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति काम करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश काम करता है ना। और फिर यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो न्यायाधीशों के एक जो वरिष्ठ होते हैं ना, वरिष्ठ फिर उसमें से चुन करके आते हैं, वो हैंडल करते हैं। इस तरह के क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है। 1969 में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने ऐसा किया था 1969 में। एक डेटा है 1969, किधर लिख दे भाई, 1969 है ना, 1969 है ना, यही 1969 है। यही 1969 जो डेटा है इसरो की स्थापना होता है ना, यही 1969 में इसरो की स्थापना होता है ना, यही 1969 में जो है इसरो की स्थापना होता है। सही बात है, यही 99 में इसरो की स्थापना होता है 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त को। तो यहाँ ध्यान देना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त 1969 है ना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था, है ना। यह एक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले एक एजेंसी होता है जो उपग्रह को लॉन्च करता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो यही 1969 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, एक ऐसा हुआ था कि उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था।
संसद, आगे बढ़ेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि किसके तहत, कौन से आर्टिकल ये बताता है कि संयुक्त मतलब सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संयुक्त बैठक करवाएं, ज्वाइंट सीटिंग करवाएं, कौन करवा सकते हैं, है ना, तो राष्ट्रपति करवा सकते हैं 108 के तहत। परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं 118 4 के तहत, है ना। 118 4 के तहत अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता होती है। और राष्ट्रपति के क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। तो यहाँ पर यही होता है। जब अच्छा संयुक्त बैठक इसलिए बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में कुछ बात को लेकर के, कुछ कानून को लेकर के मतभेद होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है ना। आगे हम देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, तो कहेंगे कि यही लोकसभा अध्यक्ष के पास है आर्टिकल 110 के तहत। ये आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान देना है कि लोकसभा अध्यक्ष तो अध्यक्षता करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, तो 118 के 4 के तहत, 118 4 के तहत अध्यक्षता करते हैं। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो लेते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही लेते हैं। लेकिन आर्टिकल 110 के तहत लेते हैं, है ना। हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। हालांकि इस चीज को हम बताए हैं पहले के वीडियो में। जो विद्यार्थी इस चैनल का हर एक वीडियो देख रहा होगा उसे पता चल रहा होगा कि हमें कितना डेटा याद हुआ है। लेकिन कभी देखा कभी ना देखा उससे कोई फायदा नहीं है। हम चाहते भी नहीं है कि जब वीडियो अगर वॉच कर रहा है तो ढंग से करो, और नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और जब तुम्हारा फायदा नहीं है तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब यदि क्लिक किया है तो थोड़ा सा ध्यान दो, तब पता चलेगा कि इसमें कैसा प्रश्न था, क्या ऐसा प्रश्न है जो एग्जामिनर नहीं पूछता है। यदि पूछता है तो इसको पढ़ लेने में ही भलाई है। तो यहाँ पर हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय में होता क्या है कि इसके निर्णय का साक्ष्य मूल्य होगा, यानी साक्ष्य जो है कि रखा जाता है। और किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 129 के तहत। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जिसका अर्थ क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछा है कि अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है, तो इसके निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 129 में। आगे है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस है ना। राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सत्रावसान के समय, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 213। हालांकि एगो 123 भी आर्टिकल चलता है ना। 123 आर्टिकल में क्या होता है कि यहाँ अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, है ना। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। सही बात है। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है। और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है। आगे है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह किस अनुच्छेद में है, तो 280 में है। कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर
है ना, ये ध्यान देना है। प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 280 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए, तो कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1946। 42वां संविधान संशोधन 1946 को लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया, लघु संविधान कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यहां पर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 प्रकार के सूची होता है। सूची कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सूची होते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को बताया है। तो अनुसूची 7 में बताया गया है ना। मूल रूप से 8 अनुसूची थे, लेकिन अब बढ़ करके कितना अनुसूची हो गया, 12। तो 12 अनुसूची हो गया, जिसमें 7वीं अनुसूची में ये बात बताया गया है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान यानी आर्टिकल 352 किन 2 मूल अधिकारों को किसी भी राष्ट्रपति नहीं शासन है, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352, वित्त आपातकाल 360, फिर राष्ट्रपति शासन 356। तो यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 किन 2 मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो पहला आता है 20 और दूसरा आता है 21। अब प्रश्न है कि 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध पर अगर दोष सिद्ध भी हो गया है तो उसको संरक्षण दिया जाता है, वो आर्टिकल कहता है 20। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये 2 चीजें जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात 20 और 21 आर्टिकल जो है, यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी एक्टिव होता है ना, ये मूल अधिकार है। आगे है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो समझ रहे हैं, वो पहला बार 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, जब चीन आक्रमण के समय, उस समय भारत और चीन के साथ क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया गया था, घोषित किया गया था। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन 1992। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, जिसको क्या कहते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो ये प्रधानमंत्री पूछा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री उस समय थे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये जो है कि पारित हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल है ना, यही प्रधानमंत्री थे। क्या नाम है, पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के शासन में क्या हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ना। हम आगे बढ़ते निकल रहे हैं, तो संविधान, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, और इसमें अभी बताए हैं कि यहाँ से 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल इसमें है। मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार को भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा
कहा था। तो संवैधानिक उपचार क्या बताएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल 32 को, है ना। B.R. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार, ये भी तो 32 है, तो मौलिक अधिकार है। तो 32 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है। हृदय, संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यानी इसमें क्या होता है, आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो फिर यही है जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए दरवाजा खुला होता है। थोड़ा सा 1 मिनट